गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दोस्तों आपको मेरी तरफ से सलाम अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। अपना कानून और आप का नेक्स्ट चैप्टर आज का शो शुरू करते हैं। फोन मेरे सामने मौजूद है 0796190008 इज द नंबर। अब तक आप समझ ही गए होंगे हम काम किस तरह से करते हैं। ये आप अपनी कॉल्स करते हैं, मैं मोबाइल के ऊपर आपकी कॉल सुनता हूं, उसको स्पीकर पे डाल के, ताकि जो लोग सुन सकें उनको भी आवाज आ सके, और उसके बाद मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं। मेरी कोशिश हमेशा से यही होती है। अच्छा, कुछ मैसेजेस आ रहे थे, मैं देख लूं जरा, कुछ आवाज वगैरह सही आ रही है, आवाज ठीक आ रही है, आई होप। चले अब तक प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ केस लो नया आया है, नई चीजें आ रही हैं, नए पॉइंट्स आ रहे हैं। जिस तरह से ये कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, कोर्ट्स के अंदर कोर्ट्स में जो उनका प्रोसेस चलाने का सिस्टम है, उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, डायरेक्शंस आ रही हैं। मुझे बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, मैं फेसबुक पे सवालों के जवाब देता रहता हूं, और जहां जहां ईमेल्स आती हैं या टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, मैं उनके भी जवाब देता रहता हूं। बहुत सारे सवाल आते हैं कि जी मेरी कोर्ट हियरिंग थी अप्रैल में, मई में एडजर्न हो गई, उसके बाद अब क्या होना है। ये हियरिंग्स एडजर्न होने के बाद आपको बताया जाएगा, डायरेक्शंस दी जाएंगी कि इनको आगे से किस तरह से लेके चला जाएगा। और जो डायरेक्शंस अभी आ रही हैं उसके अंदर नॉर्मली ये कहा जा रहा है कि आपने जब अपील लॉन्च कर दी, उसके बाद आपकी होम ऑफिस की तरफ से बंडल आएगा। होम ऑफिस के बंडल के बाद आपने अपने स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स बनानी है और पेश करनी है, और स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की गाइडलाइंस दी गई हैं कि वो किस तरह से होनी चाहिए। सो वो हर एक के बस की बात नहीं है अब। सो मैंने पहले भी दफा कहा था कि दिस इज द टाइम वेयर यू विल सेपरेट द बॉयज फ्रॉम द मेन। पता चलेगा कि जी किसको कानून के ऊपर कितना अबूर हासिल है, और उसमें आपकी स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स में और जो केस लॉ वगैरह डिस्कस होगा और जो स्टैट्यूट डिस्कस होगा, वहां से पता चलेगा। सो फोन कॉल्स बज रही हैं साथ साथ। मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में फोन्स काफी आ रहे हैं। पहली कॉल लेते हैं जी हेलो। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आप हमारे पहले कॉलर हैं आज। कैसे आप? खैरियत? भाई, आपको रमजान शरीफ की बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपको भी रमजान शरीफ बहुत मुबारक हो। और आज तो हमारा मे लेबर डे भी चल रहा है हम काम करने वालों के लिए, सो वो भी आपको मुबारक हो। जनाब बताइए, हाउ कैन आई हेल्प? अच्छा, एक तो ये कि वो मुझे सिर्फ दो छोटे छोटे क्वेश्चन जी। तो ये कि ये जो यूरोपियन लॉ के नीचे हमारे मिलने वाले हैं जी, तो उन्होंने ना अपना बेटे की वाइफ के लिए अप्लाई करना है। तो 6 मंथ की नेक्स्ट मंथ वो बेसिक हर चीज वो पूरी करें। तो वो परेशान थे कि अगर हम अप्लाई करें जी, तो वो आजकल डील कर रहे हैं या डिले कर रहे हैं, या आजकल पाकिस्तान से अप्लाई करना है। मैंने सोचा यही था कि मैं आज जब शुरू करूंगा प्रोग्राम, तो उसमें मैं इंट्रोडक्शन में ये बात करूंगा कि होम ऑफिस कैसा काम कर रहा है, और आपने वही सवाल पूछ लिया। सो सबसे पहली बात तो ये आपने पूछा जी, दूसरा भी सवाल सुन ले जल्दी, बताइए। फिर आप आराम से आंसर दे दें। हाँ हाँ, और आपने वो सुना होगा कल या परसों वो होम सेक्रेटरी ने कुछ इंटरव्यू वगैरह दिया, ये शायद आपने सुना होगा या देखा होगा जी। आपकी नजरों से। तो कुछ है कुछ से ये एमनेस्टी वगैरह के कुछ इसका जो लीगल है जहाँ या काफी हद तक रह रहे हैं, कुछ सोच रही है। तो बस अगर इसके बारे में कुछ आपके पास हो इन्फॉर्मेशन तो प्लीज अगर शेयर कर दें, ताकि सुनने वाले दूसरे भी को भला हो जाए। मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ जी। और आपने दोनों बातें जो पूछी हैं वो मैंने आज सोचा हुआ था कि मैं डिस्कस करूंगा। बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू वेरी मच। दिल से दिल को राह होती है ना मेरे भाई। चले मैं बात करता हूँ जी अब इसके ऊपर। पूछना आपने? नहीं जी, आप आराम से सुनिए और उसके बाद फिर कॉल बंद कर दीजिएगा, दैट्स ऑल। अच्छा, एक जी, और बात कि उसकी एक बच्ची भी है साथ में, तो वो उसको तो शायद पासपोर्ट पर मिल गया, वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि उसका भी साथ अप्लाई किया है या क्या है, जैसे वो ऐड कर ले कुछ। एंट्री क्लियरेंस के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। हस्बैंड जो है वो ब्रिटिश हैं और वाइफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ब्रिटिश नहीं है, यूरोपियन है। यूरोपियन नेशनल है, ओके चलो ठीक है, फुल टाइम काम कर। बस ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब आप सवाल का जवाब सुन लीजिए जनाब। सबसे पहली चीज आपने जो पूछी कि जी होम ऑफिस की तरफ से और एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर्स की तरफ से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। सबसे बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से ये जो सारी सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है और जो काम को उन्होंने बंद किया हुआ है, नॉन एसेंशियल ट्रैवल को बंद किया हुआ है, उन चीजों में ये सारी चीजें भी शामिल हैं। सो
डिलेज डेफिनेटली हो रही हैं। डिलेज किस तरह से हो रही हैं? आप एप्लीकेशन डालें, आपकी एप्लीकेशन को एक्नॉलेज भी किया जा रहा है, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कोई फर्दर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है तो वो भी मांगे जा रहे हैं। और जो पहले चीज हो रही थी कि जी आप जब एप्लीकेशन करते हैं तो साथ ही आपने अपनी डेट सेट करनी होती है बायोमेट्रिक्स की, अब वो नहीं हो रहा। इस वक्त क्या चीज हो रही है कि आपकी बायोमेट्रिक्स की डेट सेट करने की बजाय आप एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद अगर कोई फर्दर डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, जो केस वर्किंग है वो चल रही है, उन्होंने इस वक्त बायोमेट्रिक्स को पीछे रखा हुआ है। सो केस वर्किंग आपकी चल रही है। उस केस वर्किंग के बाद जब वो फैसला करेंगे, अगर वो फैसला कर देते हैं आपके केस के ऊपर और उतनी देर ये लॉकडाउन चल रहा है, तो या तो वो आपके बायोमेट्रिक्स को डिले कर देंगे या आपको स्पेशल अपॉइंटमेंट पे बायोमेट्रिक्स के लिए बुलाया जाएगा। मैं ये किस तरह से जानता हूं, क्योंकि मैं जो भी एप्लीकेशन सबमिट करा रहा हूं इन द लास्ट 3-4 वीक्स, उनके अब जवाब आने शुरू हो गए हैं। और उनके जवाब क्या आ रहे हैं कि जी आपने डॉक्यूमेंट्स जो भेजने हैं वो इस एड्रेस के ऊपर हमें ईमेल कर दीजिए, आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं और आप उनको बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। सो या तो ये कि आप डॉक्यूमेंट्स उनको अपलोड कर देते हैं या डॉक्यूमेंट्स आप उनको बाय पोस्ट सेंड कर सकते हैं। बायोमेट्रिक्स के अंदर वो आपको ये बता रहे हैं कि जब हम फैसला कर लेंगे तो फिर आपको बायोमेट्रिक्स का इन्विटेशन दिया जाएगा या आपको बताया जाएगा कि आप आगे से क्या कर सकते हैं। सो राइट नाउ आपकी जो भी एप्लीकेशंस है, आप सारी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। आपकी एक्सटेंशन एप्लीकेशन आ रही है, प्लीज डोंट थिंक कि नहीं अभी तो कोरोना वायरस है, ये वो, हम इंतजार कर लेंगे, होम ऑफिस समझ जाएगा। कुछ नहीं समझना होम ऑफिस ने। अगर आपने अपनी डेट मिस कर दी, यू विल बी इन ट्रबल। सो इस वक्त जो आपने सवाल पूछा हुजूर कि जी आप पाकिस्तान में, वहां से उन्होंने एंट्री क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया है, आप यूरोपियन नेशनल हैं, उनकी वाइफ के लिए और बच्ची के लिए अप्लाई किया। बच्चे का भी उसको रजिस्टर कराया जा सकता है या अप्लाई कर सकते हैं, साथ एज ए डिपेंडेंट वाइफ के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज इज एक्सरसाइजिंग ट्रीटी राइट्स, उसकी बेस पे वो अपनी वाइफ को और बच्चे को यहां पे बुला सकते हैं। अब बात आ जाती है कि जी कितना टाइम लगेगा, नोबडी नोज। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट सूरत हाल चल रही है। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहां पे अनाउंस किया है कि जी लॉकडाउन के ऊपर क्या होना है, किस तरह चलना है, अगले हफ्ते अनाउंसमेंट्स आएंगी। सो अब मैं जो एक्सपेक्ट करता हूं, ऑब्वियसली द पीक इज गॉन, जो कल प्राइम मिनिस्टर ने बताया है। सो इफ द पीक इज गॉन, दैट मीन्स कि अब कर्व डाउन साइड की तरफ जा रहा है। अब कर्व अगर नीचे जा रहा है तो उसका मतलब यह बनता है कि बहुत जल्दी ये लॉकडाउन की भी आसानियां आ जाएंगी और बहुत जल्दी इसके अंदर चेंजेस आएंगी। बच्चों के स्कूल दोबारा खुल जाएंगे, ऑफिसेज दोबारा खुल जाएंगे। ऑब्वियसली वी आर नेवर गोइंग टू गो बैक टू द नॉर्मल जिस तरह से पहले था, लेकिन डिफरेंसेस आएंगे उसके अंदर। लेकिन मुझे जो चीज कल से समझ आई है सुन के, वो यही कि बहुत जल्दी मैं समझता हूं कि ये लॉकडाउन की अब ओपन करने की तरफ चलना शुरू होंगे। सो व्हेन दैट हैपेंस, आपकी बायोमेट्रिक्स शुरू हो जाएंगे, आपकी बाकी सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। कल मुझे किसी ने फेसबुक पे ये भी सवाल पूछा हुआ था कि जी कोई बायोमेट्रिक कार्ड्स आ रहे हैं कि नहीं। ऑफ कोर्स आ रहे हैं जी। मेरा ख्याल है कल या परसों हमारे 3 कार्ड्स आए हैं, उससे पहले भी लास्ट वीक में भी कार्ड्स आए हैं। सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग। उसका मतलब ये नहीं है कोरोना वायरस का कि जी हर चीज रुक गई है, एवरीथिंग इज कंटिन्यूइंग। दूसरा सवाल आपने पूछा एमनेस्टी के बारे में। अब ये चीज ऐसी है, बहुत सारे लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जी शायद कोई एमनेस्टी अनाउंस कर देंगे, शायद कोई ऐसी बात आ जाएगी जिससे कि सबको फायदा हो जाएगा। इस वक्त ये गवर्नमेंट कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है। इस गवर्नमेंट का जो मंशूर था उसका हिस्सा था कि इमिग्रेंट्स ने आके यूके पे कब्जा कर लिया है। इमिग्रेंट्स की वजह से हमारे एनएचएस के ऊपर बोझ है, इमिग्रेंट्स की वजह से हमारे इकोनॉमी के ऊपर बोझ है, इमिग्रेंट्स के ऊपर से हमारे बेनिफिट सिस्टम के ऊपर बोझ है। अब ये सारी चीजें होते हुए मैं हमेशा कहता आया हूं कि मुझे नहीं लगता कि कोई इमीडिएट एमनेस्टी अनाउंस की जाएगी जिसमें कहते हैं कि जी सबको स्टेटस दे दो। आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन जी। मुझे जो चीज हमेशा नजर आती है और जो मैं हमेशा कहता हूं वो ये, अपनी एप्लीकेशन कोई ना कोई डाले रखें, कुछ ना कुछ सिस्टम में रखें। इवन इफ दे डू नॉट अनाउंस अ जनरल एमनेस्टी, यानी कि ये कि हर एक को हमने माफी दे दी, अगर ऐसी चीज नहीं भी वो अनाउंस करते, अगर आपका केस चल रहा है और आपकी किसी तरह से भी कोई कंपैशनेट ग्राउंड्स बनते हैं तो आपको कंसिडर किया जा सकता है। एंड दैट इज वाई मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूं कि जी प्लीज स्टेटस के बगैर अगर आप यहां पर हैं, एप्लीकेशन डाले बगैर मत बैठे रहिए। आप 20 साल भी गुजार लेंगे, आप फिर कहेंगे जी अब तो कानून के अंदर मैं आ गया, अब 20 साल मेरे कंप्लीट हो गया, मुझे स्टेटस दे दो, तो वो आपसे कहेंगे जी 20 साल का प्रूफ दिखाइए। अब आपके पास अगर सारा 20 साल का प्रूफ नहीं होगा तो आप कैसे प्रूफ करेंगे उस चीज को। ऑब्वियसली अगर आपकी एप्लीकेशंस डली हुई हैं, आपका कुछ ना कुछ चलता आया है, तो आप उसकी बेस पे कुछ ना कुछ कर सकते हैं।
ठीक है। अब ये एमनेस्टी वाली जो बात आती है, मुझे नहीं लगता कि कोई जनरल एमनेस्टी अनाउंस की जाएगी, हालांकि आजकल के हालात बिल्कुल परफेक्ट हालात हैं जहां पे एमनेस्टी आनी चाहिए। क्यों? आप देखें गवर्नमेंट की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि जी जो बिजनेसेस हैं उनको हम हेल्प देंगे। गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है जो लोग डिफिकल्टीज में हैं उनको हम हेल्प देंगे। जो लोग असाइलम करके बैठे हुए उनको अभी इंटरव्यूज नहीं कर रहे, उनकी ना सपोर्ट चल रही है। ये सब कुछ चल रहा है। चेंज ऑफ कंडीशंस की एप्लीकेशंस हो रही हैं और उनको वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और फी वेवर्स की एप्लीकेशंस को भी देख रहे हैं। ये सारा कुछ इस वक्त चल रहा है। सिर्फ वो लोग जो अनडॉक्यूमेंटेड, जिन्होंने कोई एप्लीकेशंस नहीं डाली, जो बिल्कुल सिस्टम में नहीं है, वो लोग बेचारे इस वक्त उस हालत में हैं कि उनका कोई यारो मददगार नहीं है। इस वक्त वो लोग जो ब्लैक इकोनॉमी में काम करते हैं, जिन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं डाली हुई, जिनके पास काम करने की इजाजत नहीं है, लेकिन वो छुप के काम करते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज हैं। क्यों? सबको कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग करें, ये कोरोना वायरस खतरनाक है। वो लोग जो बेचारे 2 वक्त की रोटी कमा के खाते हैं, वो घर पे कैसे बैठे रहेंगे? ना उनको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल रही है, ना उनको लोन्स मिल रहे हैं बैंकों की तरफ से। वो लोग और क्या करेंगे सिवाय इसके कि वो जाके दोबारा छुप के काम करेंगे। अब वो छुप के जब काम कर रहे हैं, वो अपनी हेल्थ को भी रिस्क पे डाल रहे हैं, अपनी फैमिली को भी रिस्क पे डाल रहे हैं, और वो बाकी सब लोगों को भी रिस्क पे डाल रहे हैं, क्योंकि वो एक इन्फेक्शन को कैरी कर सकते हैं। अब ये चीज समझते हुए, ऑब्वियसली मैं अकेला इस बात पे नहीं कह रहा, बहुत सारे लॉयर्स हैं जो इस वक्त ये आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि देयर शुड बी समथिंग जहां पे लोगों की मदद की जाए। जो आप लोगों में से इलीगल हैं, जिनके पास कोई स्टेटस नहीं है, आपकी इंसानियत खत्म नहीं हो जाती। आप इस वक्त भी इंसान हैं, आप अभी भी एक एज अ ह्यूमन बीइंग वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं कि आपकी मदद की जाए। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंटेड नहीं हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट्स डालेंगे नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं डालेंगे, आप उस सिस्टम में नहीं आ सकते जहां आप कोई मदद मांगे। सो एमनेस्टी का जो जवाब मैं दूंगा वो ये कि मुझे नहीं लगता कि कोई आम किस्म की माफी का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन डली हुई है, अगर आप कहीं सिस्टम में मौजूद हैं, तो कुछ ना कुछ फायदा आपको उसमें मिल सकता है। हुजूर, आपका सवाल जो था उसको मैंने कोशिश तो की है कि मैं काफी डिटेल में जवाब दे दूं। जो आपके फ्रेंड का जिन जानने वालों का आपने कहा कि उन्होंने एप्लीकेशन डाली हुई है, होपफुली उनको ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज इफ द कर्व इज गोइंग डाउन, अगर पीक गुजर चुकी है तो हालात अब बेहतर होने शुरू हो सकते हैं। टोटली नॉर्मल आने में अभी बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस वक्त केस वर्किंग भी चल रही है, होम ऑफिस काम भी कर रहा है, डिसीजंस भी किए जा रहे हैं, बायोमेट्रिक रेजिडेंस कार्ड्स भी इशू हो रहे हैं, अपीलें भी लॉन्च की जा रही हैं, अपीलों के ऊपर डायरेक्शंस भी आ रही हैं, डॉक्यूमेंट्स भी किए जा रहे हैं। सो एवरीथिंग इज कंटिन्यूइंग, कोई चीज रुकी हुई नहीं। ओके जी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इन्होंने आज जो पहले 2 सवाल ही पूछ लिए, वो दोनों चीजें मैं अपने इंट्रो में डिस्कस करना चाह रहा था, और अब मुझे भी मौका मिल गया कि मैं आपके साथ सारी वो बात कर सकूं। कुछ नया केस लॉ भी आया है, उस केस लॉ के अंदर मैं भी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बिकॉज ये वो वाली चीज नहीं है। इस वक्त मैं आपके सिर्फ सवालों के जवाब देना चाहता हूं। सो नेक्स्ट कॉल आती है और अगला सवाल लेते हैं। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जनाब, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका ही कस्टमर बोल रहा हूँ, रियाज बात कर रहा हूँ। हाँ जी रियाज साहब, कैसे हैं आप? आपने फाइनली फोन पे फोन कर ही लिया, वरना आप हमेशा प्रोग्राम के दौरान फेसबुक पे कॉल करनी शुरू कर देते हो, और मैं हमेशा आपके साथ लड़ाई करता हूँ कि ना करें। जी जी। अनफॉर्चुनेटली मेरी वाइफ इस बीमारी कोरोना का शिकार हुई, ओहो। और लास्ट वीक, और फिर मैं भी हो गया। अच्छा। अब तबीयत काफी खराब है मेरी, तो बस दुआ की अपील है। और दूसरा ये है, जो मैंने मसला पूछा था कि मेरी वाइफ अभी फारग हुई है लास्ट वीक से। अच्छा। मैं वैसे तो जनरली काम कर रही थी जी। तो ये केरल में फ्रंट लाइन पे काम करती थी, तो इनको भी हुआ है ये बीमारी। ठीक। और अब हमें क्या रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि मुझे तो अलाउंस नहीं है ये लेने, जी। आपको पता ही है पाकिस्तान। जी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका प्लीज कुछ बता सकते हैं? ओके रियाज साहब, एक तो सिंपल बात आपको जो समझनी है वो ये, सबसे पहले तो माय फुल विशेस गो टू यू सर, कि आपको भी ये कोरोना वायरस चिमड़ा हुआ है इस वक्त, और आपकी वाइफ को भी, और आई होप कि अल्लाह ताला आप दोनों को सेहत तंदुरुस्ती अता करे और ये आपकी डिफिकल्टी फौरन खत्म हो। बहुत रेस्ट कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जहां तक ये बात है कि आपको क्या हेल्प मिल सकती है, वाइफ आपकी ब्रिटिश नेशनल है, आपको उनके साथ स्टेटस मिला हुआ है, पूरा स्पाउस वीजा मिला हुआ है, और आप भी 5 साल के रूट के ऊपर हैं। अब आपको अगर बेनिफिट्स अलाउड नहीं है, दी ओनली वे आप एक्सेस उनको कर सकते हैं वो है अगर आप चेंज ऑफ कंडीशंस एप्लीकेशन डालते हैं।
चेंज ऑफ कंडीशंस में आप क्या कह रहे हैं? आप होम ऑफिस को बता रहे हैं कि भाई हमने अपनी एप्लीकेशन जब की थी हम सारी रिक्वायरमेंट्स मीट करते थे, वाइफ मेरी अभी भी सारी रिक्वायरमेंट्स मीट करती आई हैं, लेकिन बिकॉज शी इज बिन ऑन द फ्रंट लाइन, शी इज बिन हिट बाय द कोरोना वायरस, और उसकी वजह से हम लोग वो नहीं कर सक रहे जो हम पहले कर रहे थे। देयरफॉर एक आपकी जेन्युइन सिचुएशन बनती है जिसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर चेंज ऑफ योर कंडीशंस। अब वो चेंज ऑफ कंडीशंस आपकी टेम्पररीली भी हो सकती है कि 2-3 महीने के लिए किया जाए, आप चेंज ऑफ कंडीशंस उसको परमानेंटली भी करा सकते हैं अगर आप चाहें तो। जो भी आपके रीजंस हो, जिस तरह से भी आप उसको अप्लाई करना चाहें, आप चेंज ऑफ कंडीशंस एप्लीकेशन डालिए और उसके ऊपर अगर आपको परमिट करते हैं तो फिर आप बेनिफिट्स को एक्सेस कर सकते हैं। वाइफ आपकी ऑब्वियसली अगर एक्सेस करना चाहें कोई भी यूनिवर्सल क्रेडिट और व्हाटएवर, तो वो कभी भी करना चाहें तो वो कर सकती है। आपके लिए क्योंकि आपको पब्लिक फंड्स अलाउड नहीं है, इसलिए आपको वो परमिशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज वाइफ को आपके कोई मसला नहीं, वो आराम से कर सकती है। ओके जी, तो वाइफ अगर लेती है तो कल को मेरे केस का कोई मसला तो नहीं बनता? नहीं सर, कोई मसला नहीं बनेगा, बिकॉज जब आपकी हम एक्सटेंशन एप्लीकेशन डालेंगे तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे ना कि क्या हालात थे और क्या वजूहात थी जिस वजह से उन्होंने बेनिफिट्स लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर वो ये है कि उन्होंने अगर बेनिफिट्स लिए तो वो आपको रखने के लिए बेनिफिट्स नहीं ले रही हैं, वो अपने लिए ले रही हैं, और उनको एज ए ब्रिटिश नेशनल बेनिफिट्स अलाउड है। ठीक है जनाब? जी ठीक है। चलो। यही बात है क्योंकि हम तो ये लेना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मुसीबत आ गई है। नहीं सर, मैं बिल्कुल समझता हूं, मैं सबको यही कहता हूं कि जी बेनिफिट्स मत लिया करें। अगर आप खास तौर पे ये जो 2.5 साल की लीव के ऊपर हैं, बेनिफिट्स के ऊपर आपने नहीं जाना, कोशिश करें कि आप ना जाएं। इस गवर्नमेंट का कोई दीन ईमान नहीं है कि कल को ये कोई नई चीज ऐसी पैदा कर दें कि जिसमें कहें कि जी कोई भी अगर कोई बेनिफिट्स लेता रहा है या वो बोझ बना रहा है हमारे ऊपर, तो हम उनको कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। अगर वो रिस्ट्रिक्शन लगाने पे आए तो आपको काफी डिफिकल्टी होगी। सो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता, जहां तक हो सके अवॉइड करें इसको। आप जब यहाँ पे अपनी लाइफ सेटअप कर रहे हैं, आप अपनी एप्लीकेशंस डालते हैं या एक्सटेंशंस एप्लीकेशंस डालते हैं, इस बेस पे कि आप यहाँ पे सेटअप हो चुके हुए हैं, आपकी लाइफ सेटल हो चुकी हुई है और आप कहीं और जाके नहीं रह सकते, तो उसका मतलब यह है कि आप यहाँ काम कर सकते हैं, आप अपने आप को लुक आफ्टर कर सकते हैं फाइनेंशियली और हर तरह चल सकते हैं। प्लस आप में से जो सुनने वाले जानते हैं सेक्शन 117B क्या कहता है, उसमें 2 चीजें हैं। एक चीज ये है कि जी आप इंग्लिश बोल सकते हैं, दूसरी चीज ये है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और आप अपने आप को लुक आफ्टर कर सकते हैं। अब ये 2 कंडीशंस अगर कानून का हिस्सा बना दी गई हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं ना ये, तो उसको फॉलो जरूर करें। लेकिन अगर इस वक्त ये कोरोना वायरस की वजह से आप एक डिफिकल्टी में आए हुए हैं, डेफिनेटली आप चेंज ऑफ कंडीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप खुद करना चाहें तो ऑनलाइन फॉर्म मौजूद है, और अगर आपको खुद नहीं पता कि उसके अंदर क्या करना है तो फिर हम लोग आपके लिए हाजिर हैं, जब कहें जैसे कहें आपके लिए हम वो चीज कर सकते हैं। ठीक है रियाज साहब, बहुत ख्याल रखिए अपना और वाइफ का भी, और इंशाल्लाह बात होगी फिर। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज। हमारे रियाज साहब बेचारे इस वक्त डिफिकल्टी का शिकार है, उनके लिए दुआ भी कीजिएगा, उनकी वाइफ के लिए भी दुआ कीजिएगा कि वो फ्रंट लाइन पे रहती हैं और इस तरह की डिफिकल्टी में आ गई हैं। अल्लाह ताला सबके ऊपर रहम करे जी। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे अली भाई? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, आप बताइए। ठीक ठाक अली भाई, मेरी जैसी कंडीशन में काफी लोग हैं, हाँ बताएं। तो मैंने पूछना था, मैं ना 2011 में अपनी वाइफ के साथ आया था, मैं डिपेंडेंट था, वाइफ मेरी स्टूडेंट थी। ठीक। 2012 में हमने एक्सटेंशन अप्लाई की, तो होम ऑफिस ने रिफ्यूज कर दी कि आपका वीजा कर्टेल कर दिया हुआ, ठीक। विद नो राइट ऑफ अपील। ओके। तो मीन टाइम मेरे लॉयर ने एक और एप्लीकेशन डाल के अपील कर दी कि हमें तो कोई लेटर नहीं मिला, ठीक। जिससे 2013 में होम ऑफिस ने अपना डिसीजन विथड्रॉ कर लिया और उन्होंने कहा हम नया डिसीजन भेजेंगे। ठीक है। मैं साल वेट करता रहा, कॉलेज कह रहा था पहले आप अपना डिसीजन लेके आओ जी। फिर हमने काफी होम ऑफिस को पूछा, उन्होंने कहा आपका वीजा हमने 12 पीरियड से रोका हुआ है, हाँ अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप आइल्स करके भेज दें। ठीक है। तो मेरी वाइफ ने आइल्स किया तो भेज दिया, ओके। तो फिर भी जवाब नहीं आया, काफी लगे रहे। तो जी। 2016 में फरवरी में ना होम ऑफिस ने हमारे घर रेड किया। अच्छा। तो उन्होंने कहा आप तो इलीगल इमिग्रेंट है। हाँ। तब मेरी वाइफ ना 9th मंथ प्रेग्नेंट थी। ओके। हमने कहा मेरी एप्लीकेशन है होम ऑफिस में ना, पर उन्होंने नहीं माना, उन्होंने साइन पे लगा दिया। जी। तो फिर मेरे वकील ने प्री एक्शन प्रोटोकॉल भेजा, तो होम ऑफिस ने रिप्लाई किया कि इनका केस पेंडिंग है। जी। फिर 10 दिन बाद हमारा डिसीजन आ गया, ड्राइंग पे रिफ्यूज कर दिया और राइट ऑफ अपील दे दिया। ठीक है। तो मार्च में मेरा बेबी भी हो गया 2016 में। तो 2017 नवंबर में हमने अपील विन कर ली। ठीक। तो होम ऑफिस अपर ट्रिब्यूनल परमिशन पे गया, तो जब वो डेट थी ना, तो होम ऑफिस ने कहा
कि आप ना ये हियरिंग दोबारा करवा लो, जी उसके बदले हम आपका सारा स्टेटस लीगल मानते हैं, आपको राइट ऑफ वर्क भी देते हैं, ठीक है। आर्टिकल 8 ह्यूमन राइट्स पे अपनी ग्राउंड्स डाल दो कि आप यहाँ पे रहना चाहते हो ना, तो जी, हमने वो ठीक। एक्सेप्ट कर दी। तो हमारे लॉ ने सेक्शन 120 में सारी ग्राउंड्स थी, जी वो होम ऑफिस ने रिफ्यूज कर दी। ठीक। लेकिन जब हमारी हियरिंग हुई ना, पहले ट्वाइस पे हियरिंग हुई, उसके बाद आर्टिकल 8 ह्यूमन राइट्स पे हुई, ठीक। फिर जज ने हमें इमिग्रेशन पे भी अपील अलाउ कर दी और ह्यूमन राइट्स पे भी अलाउ कर दी आर्टिकल 8 पे। ओके। तो फिर जब होम ऑफिस ने हमें वीजा दिया ना, उन्होंने हमें इमिग्रेशन रूल पे दे दिया 60 डेज का। ठीक। फिर मेरे वकील ने प्री एक्शन प्रोटोकॉल भेजा कि जी हमें आर्टिकल 8 पे दे, जी क्योंकि हमारी सर अब आप बहुत लंबा खींच रहे हैं इसको, इतना लंबा नहीं खींचना। फिर हमने ये फिर कहा, फिर उन्होंने ये कहा, फिर उन्होंने ऐसे सोचा, फिर हमने वैसे। आप मुझे फैक्ट्स बताइए ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। अच्छा जी। चैलेंज कर देता हूँ कि वो 6 डेज के वीजे को भी चैलेंज किया प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे, Right. उसको उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। जुडिशियल रिव्यू पे गए, जुडिशियल रिव्यू की जब डेट थी ना, तो होम ऑफिस ने कहा कि हम अपना डिसीजन विड्रॉ कर लेते हैं, आप जुडिशियल रिव्यू विड्रॉ कर ले, हम आपको डिसीजन 3 मंथ्स में दे देंगे। जनवरी की बात है, ठीक है तो अब तो अप्रैल हो गया, तो वैसे कोई रिप्लाई भी नहीं आया। जी। तो मैं आपसे पूछना है कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि आप वो क्या करेंगे? सर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अपना मुंह बंद रखो जब तक तुमने डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ लिए हुए और सारा केस समझ नहीं लिया हुआ। आप मुझे बता रहे हैं जो चीजें, वो अपनी नजर से बता रहे हैं। जिस चीज को आप कहते हैं कि आपका कंटिन्यूअस लीगल स्टेटस चलता रहा है, वो कहीं पे हो सकता है टेक्निकली कहीं ब्रेक डाउन भी हुआ हो। सो मैं आपको इस पे ये हरगिज नहीं कहूंगा कि वो क्या जवाब देंगे। हाँ ये कहूंगा होम ऑफिस की तरफ से जब ये एक कहा जाता है कि जी हम अपना डिसीजन विड्रॉ करते हैं, हम इसको रिकंसिडर करने को तैयार हैं, तो वो जनरली 3 महीने का टाइम लेते हैं। और 3 महीने के अंदर अगर जवाब दे दें तो ग्रेट, अदरवाइज सांस रोक के इंतजार नहीं करना उसका, क्योंकि 3 महीने कई दफा आराम से 4-6 महीने भी चले जाते हैं। 3 महीने अगर आपकी गुजर जाते हैं तो फिर आप उनको चेसअप करना शुरू करें, उनको फोर्स करें कि वो डिसीजन करें उसके ऊपर। और अगर वो डिसीजन आपके खिलाफ करते हैं तो फिर दोबारा आपको अपील का राइट मिलना चाहिए, क्योंकि आपने ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डाली हुई है। ये सारी जो बात आप बता रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है एसन केस के बाद और अब्बासी केस के बाद। ये टॉयक के केसेस के अंदर उन्होंने इस तरह से डील किया इन चीजों को। वाई? टॉयक का मकसद क्या था? वो ये कह रहे हैं कि जी लोगों ने बहुत फ्रॉड किए, लोगों ने जेन्युइन टेस्ट नहीं किए और फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स जमा कराए होम ऑफिस में लीव टू रिमेन अप्लाई करने के लिए, और उसकी बेसिस पे उनको रिफ्यूज किया जाए और उनकी लीव्स कर्टेल की जाए। अब आपका जो मुझे बताया आपने, ये सारा 2017, 18, 19 तक मुझे लग रहा है कि आपका सारा लीगल टाइम पूरा हो रहा है। वो इसलिए, जो मुझे अभी तक समझ आई है, वो इसलिए कि जहां कहीं आपको उन्होंने रिफ्यूज किया, वाह जबरदस्त बारिश हो रही है और ओले पड़ रहे हैं, वाह। एनीवे, सो जहां उन्होंने आपको रिफ्यूज किया वहां पे उन्होंने आपको अपील का राइट दिया। जहां आपकी अपील डिसमिस हुई, आप अपर ट्राइब्यूनल में चले गए, वहां पे आपको उन्होंने दोबारा एप्लीकेशन करने का मौका दिया। सो एवरीथिंग हैज बीन सीम्स टू बी गोइंग इन अ वे कि जहां पे आपका लीगल स्टेटस चलता रहा है। सो एक तो अच्छी बात यह है। अब आपके जो इंतजार करने की बात है, उनको आप अगर चेस करते रहिए, देखिए वो आपको कब जवाब देते हैं। और अगर आपको रिफ्यूज करते हैं तो अपील का राइट मिलना चाहिए, जिसमें आप दोबारा जाके आर्ग्यू कर सकते हैं केस को। ये जो बात थी आपको, जो उन्होंने 60 डेज का टाइम दिया था, वो इसलिए दिया था कि अब्बासी केस ये कहता है कि अगर टॉयक की बात आपकी मान ली गई कि आपने गलत नहीं किया, तो वापस आपको उस जगह पे रखा जाए जहां से टॉयक ने आपको पटरी से उतारा था। सो इसलिए आपको 60 डेज का टाइम दिया गया था कि भाई आप जाइए और कोई और एप्लीकेशन डालें। मेरे मुताबिक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होना था कि आप उस 60 डेज का फायदा उठाते, आप कोई और स्टेटस अपना अप्लाई करते जहां पे आपको 2 साल की लीव मिल जाती, ताकि 2011 से लेके 2021 तक आप अपने 10 ईयर्स लीगली कंप्लीट करते और इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर लेते। लेकिन आपने वो 60 डे के चीज को चैलेंज कर दिया। अब वो चैलेंज करने के बाद होम ऑफिस को अब ये मनाना पड़ेगा आपको कि अगर जज ने आपको ह्यूमन राइट्स के ऊपर अलाउ किया है, तो उसका मतलब ये कि आपकी कोई फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ के ऐसे रुकन बनते हैं, कोई ऐसी चीजें बनती हैं जिसकी बेस पे आपको यहां पे 2.5 साल की लीव मिलनी चाहिए। एंड दैट इज गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट सर, क्योंकि आपने जो मुझे बताया 2011 से अगर आप यहां पे रह रहे हैं, कौन सी ऐसी ह्यूमन राइट्स की बात आती है? आपके साथ बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे। अच्छा ठीक है, माशाल्लाह। और बच्चों की एजेस अब क्या हैं? एक 4 साल का, एक 2 साल का और एक 2 महीने का। हाँ, तो बच्चे अभी आपके छोटे हैं, सो आप 7 ईयर्स की बेस पे भी नहीं आते। सो अगर 7 ईयर्स की बेस पे भी आप नहीं आते, अगर आपके 20 साल भी कंप्लीट नहीं हुए, आपने आधी जिंदगी भी यूके में नहीं गुजारी, तो किस बेस पे ह्यूमन राइट्स पे आप सोच रहे हैं कि आपको 2.5 साल की लीव मिलेगी? वजह अगर 10 महीने रह गए, अगर मैं होम ऑफिस को चेस ना करूं जी, तो फिर मैं अपना टाइम तो निकाल सकता हूं। वेल आप यूं भी सोच सकते हैं।
देखिए मैं आपको जो बात कहूंगा हजूर, लास्ट डिसीजन आया ना जी, उसमें जज ने होम ऑफिस से पूछा था कि इनके स्टेटस का क्या चक्कर है, तो हाँ, होम ऑफिस ने एग्री किया था कि इनका सारा स्टेटस लीगल है, और जज ने वो लिख भी दिया था। नहीं दैट्स फाइन जी, वो तो डिटर्मिनेशन तक तो मुझे लग रहा है कि वो सारा आपका लीगल चल रहा है। ये बात है जब उन्होंने आपको लीव दी 60 डेज की और उसको आपने चैलेंज कर दिया जाके, राइट? अब वो 60 डेज भी आपकी गुजर चुके, आपने लीव टू रिमेन एप्लीकेशन भी कोई नहीं डाली, करेक्ट? नहीं, मैंने अपनी डाल दी थी, वाइफ की नहीं डाली थी। ओके, मेरी अभी अपील में है। चले खैर, अब ये यहाँ पे आपकी ये नहीं विथड्रॉ कर लिया ना। ये देखिए यहाँ पे आके मैं समझता हूं कि आपका थोड़ा सा काम खराब हो सकता है, बिकॉज जहां तक आपने मुझे पहले बताया जज के डिसीजन तक, आपके 60 डे का लीव ग्रांट होने तक सारा टाइम मुझे लगता है आपका लीगल गुजरा, लेकिन वो 60 डेज का जब आपको टाइम मिला और उसको आपने चैलेंज कर दिया, अब वो 60 डेज अगर गुजर जाते हैं और आपकी कोई लीव टू रिमेन एप्लीकेशन नहीं डली हुई, यू कैन नॉट से कि आपका वो सारा टाइम लीगल गुजर रहा है। सो दैट माइट बी अ प्रॉब्लम, लेकिन क्योंकि मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, मैं इसके ऊपर आपको हतमी तौर पे जवाब नहीं दे सकता। आपके साथ वकील साहब काम कर रहे हैं, अपने वकील साहब से कंफर्म कर लीजिए कि इस वक्त क्या आपका लीगल स्टेटस कंटिन्यूड है। अगर वो कंटिन्यूड है देन यू शुड बी फाइन। ठीक है भाई, ठीक है जनाब, चलो ओके जी, अल्लाह हाफिज। इस तरह की सिचुएशन में बहुत सारे लोग होते हैं जहां पे उनका एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई, अपील में गए, डिसमिस हुई, अपील में गए, एक्सेप्ट हो गई, लीव ग्रांट हो गई, चैलेंज किया, और वो चलते चलते बात कहां से कहां पहुंच जाती है, उसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। टेक्निकलिटी की वजह से मामला खराब हो सकता है। अगली कॉल लेते हैं जी। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जनाब, वालेकुम अस्सलाम। आपसे छोटे से क्वेश्चन पूछने के लिए, मैं यहाँ पे 2011 में स्टूडेंट आया था और फिर मैंने अप्लाई किया। पूछना मौका सर ये था, और फिर मैंने EU सर थोड़ा सा जरा ऊंचा बोले, मुझे आपकी आवाज बहुत मुश्किल से समझ आ रही है। अच्छा, 2011 में आप आए थे, स्टूडेंट के तौर पे आए थे, उसके बाद EU क्या किया आपने? क्या मैरिज की थी आपने? जी जी, मैंने शादी की। ओके, और मैं ठीक। 5 साल वो चल रहे थे। हाँ हाँ, पूछना था कि दोनों को कंबाइन करके 10 साल पूरी करके मैं फिर अप्लाई कर सकता हूँ 10 साल में? जी दोनों को किसको कंबाइन कर रहे हैं? EEA नेशनल के साथ शादी के बाद 5 साल वो, और उससे पहले स्टूडेंट वाला टाइम था आपका 5 साल का? जी 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 बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपकी, देखिए एक सिंपल बात याद रखें, अगर आपकी EU रिलेशनशिप की बेस पे आपको लीव ग्रांट की गई और वो लीव आपकी चलती रही और आपकी सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, आप वाइफ के साथ रह रहे हैं, वो अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, सारी आपकी अगर कंडीशंस पूरी होती हैं, तो आप उस टाइम को इस्तेमाल कर सकते हैं टुवर्ड्स द 10 ईयर्स। जनरली अगर आप उठा के देखें रूल्स को, तो उसके अंदर कहा जाता है कि जब आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करते हैं 10 ईयर्स की बेस पे, उसमें आप यूरोपियन नेशनल के बेस पे जो टाइम गुजरा होता है उसको इंक्लूड नहीं करते। वो किस लिए? क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं जी, शादी हुई, शादी करके वो साल 2 साल गुजर गए तो फौरन जाके अप्लाई कर दिया। अब वो वाइफ के साथ क्या कंडीशंस चल रही हैं, वो ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो सब कुछ नहीं हो रहा होता और उसकी बेस पे वो मसला बन जाता है। लेकिन अगर आप उनके साथ रह रहे हैं, आपकी लाइफ चल रही है, आप सारी कंडीशंस पूरी कर रहे हैं, ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह मसला नहीं होना चाहिए, आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं सर। मेरे दोनों एक साथ कंप्लीट हो रहे हैं, तो बेस्ट कौन सा है? देखिए अगर दोनों इकट्ठे कंप्लीट हो रहे हैं तो बेहतर है कि आप अपना यूरोपियन नेशनलिटी की बेस पे पहले करवा लीजिए परमानेंट रेजिडेंस। जब परमानेंट रेजिडेंस आपका हो जाता है, उसके 1 साल के बाद फिर आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि 10 साल तो आपके कंप्लीट हो गए हैं। 10 साल की बेस पे सिर्फ ये है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपने इमिग्रेशन रूल्स के तहत अप्लाई करना है। इमिग्रेशन रूल्स के अंदर आपको ये प्रूव करना होगा कि आप इमिग्रेशन रूल्स की भी रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं और साथ यूरोपियन रेगुलेशंस को भी मीट करते हैं। तो अगर आप यूरोपियन रेगुलेशंस को मीट कर ही रहे हैं तो उसी के 5 साल की बेस पे अप्लाई कर लीजिए, ताकि आपको सीधा सीधा परमानेंट रेजिडेंस मिल जाए। इस वक्त तो वो ही बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, ओके जी, यू आर मोस्ट वेलकम, अल्लाह हाफिज। इनका सवाल मुझे इसलिए अच्छा लगा कि इन्होंने डायरेक्ट सवाल पूछा, मैंने डायरेक्ट इनको जवाब दे दिया। को हम बहुत लंबी कहानियों में नहीं गए। बहुत लंबी कहानियों में जाने से जरा थोड़ा सा मसला खराब इसलिए हो जाता है कि एक तो समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है कि मैं कुछ शायद कोई चीज मिस कर दूं, दूसरा जो फॉलो करने वाले हैं उनको भी शायद डिफिकल्टी हो सकती है। अगली कॉल लेते हैं जी। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब वालेकुम अस्सलाम। जी अली भाई, मेरा सिंपल सा सवाल है जी। मैं आया था 2013 में फैमिली विजिटर हेयर, तो मुझे एक दफा मैंने एप्लीकेशन डाली थी, 1.5 ईयर उन्होंने मुझे वर्क लेटर दिया था, मैंने काम भी किया है। ठीक। तो दो दफा मैंने एप्लीकेशन डाली थी, तीसरी दफा सॉलिसिटर का कुछ फ्लड आ गया था, अच्छा। डॉक्यूमेंट्स जाया हो गए थे, हाँ। तो उन्होंने रिप्लाई नहीं किया और कुछ मंथ बाद उन्होंने मुझे वापस लेटर भेजा कि आप नई एप्लीकेशन करो। ओके। तो
मैंने दोबारा नहीं डाली, लेकिन वो प्रूफ नहीं थे, फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया जी। और तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ। तकरीबन रिसेंटली उन्होंने दोबारा 7 साल बाद एक नया लेटर मुझे लिखा है। वो कहते हैं कि आप प्राइवेट लाइफ डाल सकते हो। ओके। लेकिन मैं जब से रह रहा हूँ, मेरा ब्रदर, एक मेरी सिस्टर इन लॉ यूरोपियन है, वो मेरी लुक आफ्टर कर रही है। तो क्या मैं सॉरी वापस से नहीं, कौन यूरोपियन है जी? मेरी सिस्टर इन लॉ। अच्छा, सिस्टर इन लॉ। जी जी। अच्छा ठीक है जी, वो यूरोपियन है, रोमानियन है। हाँ। और मेरा ब्रदर, उन्होंने इंडेफिनेट ले लिया है, जो पीछे स्कीम चली थी उसमें। जी। तो आया कि मैं एज ए यूरोपियन अप्लाई कर सकता हूँ उनकी बेस पे, एज ए फैमिली और ब्रदर सिस्टर और सिबलिंग। देखिए सर, आपको मैं ये तो नहीं कर सकता कि आप अप्लाई करके उस पर फौरन कामयाब होंगे कि नहीं, क्योंकि मुझे आपकी सारी सिचुएशन को देखना होता है। लेकिन हाँ, इन प्रिंसिपल अगर आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं और वो अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही हैं, आप उनके हाउस होल्ड में रहते हैं, आपका सारा खर्चा वो उठाती हैं, तो इन प्रिंसिपल आप अप्लाई तो कर सकते हैं, अगर आप सारी प्रूफ कर सकते हैं ये चीजें। ठीक। बाकी जो आपने बताया, क्योंकि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई और फैमिली मेंबर नहीं है, आपके बच्चे साथ नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, सो आप यूरोपियन रेगुलेशंस में जाके ही कोई आपका चांस बनेगा। वैसे अगर आप देखें इमिग्रेशन रूल्स के तहत, तो आपके लिए डिफिकल्टीज आएंगी, अनलेस आप ये प्रूव कर सकें कि आपको बहुत सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा अगर आप वापस अपने मुल्क चाहते हैं। ठीक है जी। सो अगर आप यूरोपियन रेगुलेशंस में जाना चाहते हैं, उसको अच्छी तरह समझ के फिर ही कीजिएगा, और अगर खुद नहीं समझ आता तो हाथ जोड़ता हूं, प्लीज खुद मत कीजिएगा। लोग मेरे पास रोजाना आते हैं, बेड़ा गर्क कराया होता है, या खुद एप्लीकेशंस कर रहे होते हैं, या किसी मिकी माउस वकील के पास चले जाते हैं जिसको खुद नहीं पता होता, वो सुन सुना के इधर उधर से बातें समझ के और फिर कहते हैं कि जी हम एप्लीकेशन कर देते हैं। अब आपने अगर कॉपी पेस्ट करना है, भाई कॉपी पेस्ट के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। कॉपी पेस्ट भी आप जाहिलों की तरह, अंधों की तरह नहीं कर सकते। अगर आप कॉपी पेस्ट भी करने जा रहे हैं तो केस को अप्लाई तो करना चाहिए। आपको मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूं बहुत स्ट्रिक्टली, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह की सिचुएशन में फंस जाते हैं, कहते हैं जी सारा कुछ तो ऑनलाइन है। अभी उस दिन मेरी एक कंसल्टेशन हो रही थी किसी के साथ, वो साहब माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे थे, वो मेरे से कोई मेरा ख्याल है 35 गुना ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। वो इतना ज्यादा उनका नॉलेज है कि वो एक चीज से दूसरी चीज में जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि वो कौन से कानून से कौन से कानून में पहुंच गए हैं। बट एनीवे, वो साहब मुझसे कहते हैं कि अच्छा जी मुझे ये बताएं ये बताएं ये बताएं। मैंने सारा बता दिया। कहता है बुखारी साहब ये सब कुछ तो ऑनलाइन भी है, आप कोई नई चीज बताएं। मैं कहा हुजूर मुझे आप ये बताइए कि मैं नया कानून कहां से पैदा कर दूं, जो कानून है वही बताऊंगा आपको। सो अगर आप इतना समझते हैं कानून को तो भाई आप खुद पढ़ लीजिए, और अगर आपको इतनी समझ नहीं है तो फिर हम जैसे बेवकूफों को जो वकील बन के बैठे हुए हैं काम करने के लिए, हमें मौका दें कि हम आपकी खिदमत कर सकें। ठीक है हुजूर। वरना जब आप अपनी गलत एप्लीकेशन डाल देते हैं, उस गलत एप्लीकेशन के बाद आप जाके अपना केस खराब कर लेते हैं। खराब करने के बाद फिर आप मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि जी मैंने सुना है कि आप डिफिकल्ट केसेस लेते हैं, आपको चैलेंजेस पसंद है, तो ये केस पकड़ लें। अब चैलेंजेस तो मुझे पसंद है और मैं डिफिकल्ट केसेस को भी बहुत अच्छी तरह डील कर लेता हूं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अगर आप एक केस को बिल्कुल पिट-पिटा के मेरे पास लेकर आएंगे तो डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए कह रहा हूं, ये आपको नहीं सिर्फ हुजूर कह रहा, ये सबको कह रहा हूं जो सुन रहे हैं, कि प्लीज अपना ऑपरेशन खुद करना बंद करें। छुरी कांटा पकड़ के अपना अपेंडिक्स निकाल लेना कोई अक्लमंदी नहीं होती यूट्यूब वीडियो देखते हुए। ठीक है हुजूर। सो कानून का काम है, कानून वालों को करने दिया करें। अगर आपको खुद नहीं पता यूरोपियन रेगुलेशंस क्या कहती हैं, आपने क्या प्रूव करना है, प्लीज गो टू अ प्रॉपर लॉयर जो आपको बैठ के अच्छी तरह समझाए, आपका एविडेंस इकट्ठा करे और उसके बेस पे अप्लाई करे। ठीक है हुजूर। थैंक यू। ओके जी। 6 मंथ से आपके ये प्रोग्राम देख लो, इसने मेरी हिम्मत बढ़ाई है। वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरा प्रोग्राम देख के आपकी हिम्मत बढ़ी है, क्योंकि मेरा मकसद ही ये है इतना बोलने का और इतना एक्सप्लेन करने का, वरना हो जाता है। अब ये यासिर खान साहब सीधा उसके ऊपर कर रहे हैं, आपको एक नंबर दिया गया है हुजूर, उसके ऊपर नंबर पे फोन कीजिए प्लीज, मैसेंजर के ऊपर कॉल मत कीजिए। अच्छा ठीक है जनाब, आपको बात समझ आ गई। आपकी कोई और मदद कर सकता हूं, कोई और आपका सवाल? जज़ाकल्लाह अली भाई, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, और किसी मिकी माउस के हाथ में मत फंस जाइएगा जाके। ओके जी, अल्लाह हाफिज। इन्होंने वो एक उस दुखती रग पे हाथ रख दिया जहां पे बहुत सारे लोग आके मेरे सामने आते हैं और मैं उनको रोज लेक्चर दे रहा होता हूं कि भाई मत जाके खुद किया करो अगर खुद नहीं पता क्या करना है। अगला सवाल पकड़ते हैं जी। जी हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र है जी, खैरियत जी। बताइए क्या करना? थैंक यू, आपने इस लॉकडाउन में इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं लोग। चलें, आई एम वेरी ग्लैड आप इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं जी।
बहुत शुक्रिया आपका इसको अप्रिशिएट करने का, वरना कई हजरात ऐसे भी होते हैं। मुझे लास्ट वीक के शो के बाद एक साहब का फोन आया, वो मैसेज आया कि जी आपने जो नंबर दिया है वो तो किसी काम का नहीं है, उस पर कोई उठाता नहीं है। और मैं बड़ा फोन करता रहा, मैं कहा भाई बहुत बिजी था, कोई 250 से ज्यादा कॉल्स आई थी तो शायद इसलिए बात नहीं हो सकी आपकी। तो साहब आगे से कहते हैं इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, हम तो जब भी कॉल करते हैं आप फोन भी उठाते हैं और बड़ी अच्छी एडवाइस भी देते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू जी बताइए। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे 2013 में असाइलम तो मैंने 2010 में अप्लाई किया था, वो रिजेक्ट होता तो मुझे 2013 में उन्होंने आउट ऑफ द रूल जाके दिया था। अभी मेरी 2 एक्सटेंशन हो चुकी है, मतलब अभी लास्ट एक्सटेंशन। एक सेकंड रोक चाहिए जी, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि आपको असाइलम उन्होंने दिया था और उसके साथ ही आपने ये कह दिया कि आपकी 2 एक्सटेंशन हो चुकी हैं। अब आपने ये भी कहा कि आउटसाइड रूल्स दिया है, तो इसका मतलब आपके पास रेफ्यूजी स्टेटस नहीं है। आउटसाइड द रूल्स उन्होंने आपके सर्कमस्टांसेस देखते हुए आपको 2.5 साल की लीव दी है ऑन अ 10-year रूट टू सेटलमेंट, करेक्ट? बहुत फर्क है जी दोनों में। अच्छा चलें बताइए, अब आपकी 2 एक्सटेंशन हो चुकी हैं फिर? जी तो भी लास्ट है, नेक्स्ट ईयर में लास्ट एक्सटेंशन आएगी, वो जब कंप्लीट होगी तो वैसे भी मेरा 2013 से 23 तक 10 साल तो वैसे भी हो जाएंगे, यानी कि अगर लास्ट एक्सटेंशन ले लूं जी तो अंदर ही मुझे 10 साल पूरे हो जाएंगे। जी ठीक। तो एक तो मैं ये पूछना है उस 2023 में मैं मतलब एक्सटेंशन कंप्लीट होने 2.5 साल कंप्लीट होने से पहले ही इंडेफिनिट डाल सकती हूँ। और सेकेंडली मेरा एक बेटा है, वो 10 साल का जुलाई में, ये 2 मंथ बाद हो जाएगा, उसका ब्रिटिश जो है सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकती हैं या नहीं? ओके बेटा आपका यहीं पैदा हुआ है ना? जी यही बोर्न हुआ है। ओके चलें बस ठीक है। सवाल नंबर 1 आपका कि आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकती हैं जब आपकी 2.5 साल की लीव चल रही होगी इन 2023। जी बिल्कुल आप कर सकती हैं। जब आपके 10 साल लीगली कंप्लीट होते हैं, जो आपका स्टेटस चल रहा है, जो वीजा चल रहा है, उसमें अगर टाइम रहता भी हो, इट डजंट मैटर, आप उससे पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक? क्योंकि आपके 10 years अगर लीगली कंप्लीट हो गए तो पैराग्राफ 276B के तहत आप इमिग्रेशन रूल्स के अंदर जाके इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकती हैं। उस वक्त कंडीशंस देख लीजिएगा कि क्या होंगी। आपको इस वक्त अगर आपने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना होता है 10 years की बेस पे, तो आपको अपना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट B1 लेवल पे करना होता है, प्लस आपको प्रूव करना होता है कि आपने लाइफ इन द यूके टेस्ट भी किया है। सो ये दोनों चीजें आपको साथ लगानी है। ये उस वक्त क्या होगा वो देख लीजिएगा, लेकिन डेफिनेटली 2013 से आपका लीगल स्टेटस शुरू हो रहा है, 2023 में जाके आपके 10 साल कंप्लीट होते हैं, तो आप उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। सवाल नंबर 1 हो गया आपका। सवाल नंबर 2 आपने पूछा आपका बेटा यहां पैदा हुआ, उसके अभी कुछ महीनों के बाद 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं, तो क्या आप उसको नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कानून ये कहता है कि जो बच्चा यूके में पैदा हुआ है, लीगल और इलीगल, अगर उसने 10 years कंटिन्यूअसली यूके में गुजार लिए, तो 10 साल की बेस पे आप उसकी नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा एज ए ब्रिटिश नेशनल। अगेन इसको प्लीज वो मत कीजिएगा कि अच्छा बस ठीक है सिंपल सी बात है तो मैं कर दूं। इसके अंदर भी एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनका ख्याल रखना होता है। और कोई बात? जी मैंने ये पूछा था अभी जो रिसेंटली हालात है लॉकडाउन की वजह से, जैसे मेरे हस्बैंड पाकिस्तान गए हैं तो अभी तो फ्लाइट में तो सिर्फ आई थिंक स्पेशल फ्लाइट जा रही है, सिर्फ ब्रिटिश नेशनल्स को ला रहे हैं। जी। ये वीजे वालों को आने देंगे कंट्री में या नहीं? देखें जी, अगर तो वो अभी समझते हैं कि सेफ नहीं है उनको आने देने के लिए, तो उनको अभी रोक देंगे। और अगर जब भी उनको शुरू करेंगे, और अगर आपको ये फिक्र है कि जी आपके हस्बैंड गए हुए हैं, उनका वीजा उनके जो एब्सेंस है यूके से वो ज्यादा लंबी होती जाए, उसकी भी फिक्र मत कीजिए। वो इसलिए कि ये हालात जो हैं उसमें होम ऑफिस को भी नजर आएगा, और जब आपकी एक्सटेंशन आएगी तो उसके अंदर उसको एक्सप्लेन भी किया जा सकता है कि किस वजह से उन्होंने ज्यादा टाइम बाहर गुजारा। लेकिन इस वक्त आप सिर्फ इतना याद रखिए कि कोई भी एयरलाइन जिसके ऊपर वो ट्रैवल करना चाहें, उनको एयरलाइन से इंफॉर्मेशन लेनी होगी कि वो एयरलाइन का कानून क्या है इस वक्त। ओके जी? जी वापस आने देंगे? कह रहे हैं ना सिर्फ ब्रिटिश नेशनल्स को ला नहीं जी, वापस आने तो देंगे, लेकिन ऑब्वियसली वो सब कुछ देख के चलेंगे ना जी कि जहां पे बात बनती है वहां पे बंदा आएगा। अगर ब्रिटिश नेशनल सिर्फ वापस आ रहे हैं और वो वीजा स्टेटस वालों को नहीं आने दे रहे, तो उनको अभी नहीं आने देंगे। लेकिन उनके पास वीजा स्टेटस है, उनकी फैमिली यहां पर है, अगर कोई फ्लाइट जा रही तो मुझे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती कि जिस वजह से उनको रोका जाए कि वो नहीं आ सकते। सो जब भी वो फ्लाइट शुरू होती है तो उनको उसके ऊपर आने दिया जाएगा। ओके जी? अगर पूरी फैमिली जैसे हम लोग हैं, हम भी चले जाएं और 3-4 माह बाद हमें फ्लाइटें बंद हो या इस तरह की मसला, तो हमें आने देंगे? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता जी, आपको आने दिया जाएगा अगर फ्लाइट्स खुली हैं तो। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई ऐसी शर्त रखनी है कि फ्लाइट्स चल रही हैं रेगुलरली, लेकिन आप अगर ब्रिटिश नेशनल नहीं तो आप नहीं आ सकते।
अनलेस को डोनाल्ड ट्रंप जैसी कोई यहाँ पे भी चीज आ जाती है और वो ऐसी किस्म की बातें डालनी शुरू कर दें कि नहीं ये बंदा काला है, ये बंदा पीला है, ये बंदा नीला है, ये बंदा ऐसा है, तो उसको नहीं आने देंगे। स्टेटस का मतलब नहीं, मैं स्टेटस की ही बात कर रहा हूँ जी। डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे यही कहा है कि जो लोग काले पीले नीले इधर उधर के रंगों के हैं उनके पास जो भी स्टेटस है उनको नहीं आने दिया जाएगा। अगर ऐसी वो रिस्ट्रिक्शंस को यहाँ पे लगा देते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभी ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, सो अभी मत फिक्र कीजिए इस चीज का। आपको अगर अभी यहां से ट्रैवल करना ही अलाउड नहीं तो आप जाके वापस आने की रिस्ट्रिक्शन की फिक्र मत कीजिए। ठीक है, यू आर वेलकम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके प्रोग्राम से हमें भी। थैंक यू, थैंक यू। अपडेट रहते हैं हम ऐसे बिल्कुल। चलिए, वेरी वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू अल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी अगला सवाल भी साथ ही कॉल आ गई है तो अगला सवाल ले ही लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, आप बताइए ठीक हैं जी? बताइए क्या पूछना आपने। हेलो हेलो। जी जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, बताइए क्या पूछना जी आपने। जी जी मुझे ये पूछना था कि मेरे हेलो, मेरा लड़का ना 5 साल के ऊपर हमें स्टेटस मिला है। हाँ हेलो। जी, मैं सुन रहा हूं आपकी बात, प्लीज आप कंटिन्यू करें, मैं सुन रहा हूं। जी, और फिर उसके ऊपर मुझे और मेरे हस्बैंड को भी मिला है। हाँ, तो हमें वो बायोमेट्रिक कार्ड मिला है, उसके ऊपर लिखा है नो पब्लिक फंड। जी। तो वो हम निकाल सकते हैं? जी निकाल सकते हैं, आपने उसके लिए अप्लाई करना होगा। आपने अप्लाई किया है उसके लिए? नहीं किया। अगर नहीं अप्लाई किया, आपका वकील है जो काम कर रहा है आपके लिए? नहीं, वो बेचारा गुजर गया ये वायरस में। ओह माय गॉड, अच्छा। चलें जी, माय कंडोलेंसेस फॉर दैट। आप अगर आपने मेरे से रब्ता करना है, आराम से दफ्तर के नंबर पे फोन कीजिए 0208-446-5498। हम लोग आजकल आपके जैसे लोगों आपको मिल जाएगा जी। आप फेसबुक पे देखेंगे अगर मेरे नाम के साथ लिखा होता है वहां पे, ठीक है? दफ्तर फोन करके जी। क्या आपने सिर्फ अभी इतना करना है, आपकी एप्लीकेशन अगर चेंज ऑफ कंडीशंस की करने वाली है, आप राब्ता कीजिए, मैं फिर देखूंगा कि उसमें क्या करना है, किस तरह करना है, फिर आपको सारा गाइड कर दूंगा। ओके, आप चेंज ऑफ कंडीशंस के लिए अप्लाई कर सकती हैं। आपने क्योंकि फेसबुक लाइव ऑन किया हुआ है, आप वहां पे सुनती हैं और आप बात यहां कर रही हैं, उसको बंद कर दीजिए, मेरी बात फोन पे सुन लीजिए। ठीक है जी। सो दफ्तर के नंबर पे फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए और मैं फिर आपकी चेंज ऑफ कंडीशंस की एप्लीकेशन कर दूंगा आपके लिए। ऑलराइट, नाम क्या है आपका? You're welcome जी, you're welcome। सबीहा जी, ठीक है, थैंक यू। अभी सबीहा जी की कॉल के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इन्होंने स्क्रीन ऑन की हुई है, फेसबुक लाइव चल रहा है, मेरी फोन कॉल में और फेसबुक लाइव जो आपको इंटरनेट पे नजर आएगा उसमें कुछ डिले होती है। अगर आप बात यहां करेंगे और सुनेंगे वहां पे तो हमारा इतना गैप आ जाएगा बीच में, जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं। सो प्लीज उसको आवाज को बंद कर दीजिए और सिर्फ मेरी बात सुने फोन के ऊपर, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला सवाल भी आ गया है जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, खैरियत, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक जी। एक क्वेश्चन था छोटा सा। हाँ, मेरी पार्टनर है, उनके पास 5 ईयर का रेजिडेंस परमिट है, ठीक जी। है, जो उनको उनके बेटे के बिहाफ पे मिला था, जो यूरोपियन नेशनल है। जी। ठीक है? तो मेरी पार्टनर से 4 ईयर ओल्ड की बेटी है, ठीक। तो उन्होंने मुझे होम ऑफिस ने मुझे लास्ट ईयर भेजा था 120 सेक्शन का नोटिस जो है ना, तो देन मैंने उसका रिप्लाई किया तो उन्होंने हमें कहा कि प्रूव करो कि यू आर सब्सिस्टिंग रिलेशनशिप विद जी, ठीक। एंड यू लिविंग विद योर डॉटर। जी, आपको मुझे इतना स्लोली बताने की जरूरत नहीं सर, आप मुझे बताइए, ठक 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 फैक्ट्स बताइए ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं आगे से, क्योंकि बहुत लंबा हम नहीं चल सकते ना। बताइए जी, वो मैंने उनको रिप्लाई दिया भी, ये 4 मंथ हो गए हैं, तो इसमें कुछ चांसेस बन सकते हैं? उनको रिप्लाई दिया हम क्या सब्सिस्टिंग रिलेशनशिप आपने प्रूव करना है? बिल्कुल बन सकते हैं जी, क्यों नहीं बन सकते। सही है। आपको क्या फिक्र, क्या है, किस चीज की फिक्र है आपको? मुझे ये फिक्र है कि कितना को टाइम लेते हैं, इसमें चांसेस होते हैं या नहीं होते। ओके, नंबर 1 फिक्र आपकी कि कितना टाइम लेते हैं, दूसरी फिक्र आपकी ये कि चांसेस होते हैं कि नहीं। पहले जो टाइम वाली बात है उसको तो साइड पे कर दीजिए। टाइम का कोई पता नहीं होता, ना कोई आपको उसमें कोई गारंटी कर सकता है, ना कोई आपको कोई बता सकता है, स्पेशली आजकल के हालात में। एक्सक्यूज मी। दूसरी बात आती है कि चांसेस क्या बनते हैं। आपकी वाइफ, आपकी पार्टनर
उनके पास लीगल स्टेटस है, उनका स्टेटस है उनके पहले बच्चे की वजह से। आपका उनके साथ एक और रिलेशनशिप चल रहा है, उस रिलेशनशिप में आपका भी एक 4-year-old चाइल्ड राइट इन्वॉल्व है बीच में। सो अब उसकी बेस पे आपने अप्लाई किया हुआ है और आपको होम ऑफिस से कहा कि अपना सबसिस्टिंग रिलेशनशिप बताइए। अब अगर आप अपना रिलेशनशिप प्रूफ कर देते हैं उनको, सो क्या चीज बनेगी कि जी बच्ची जो 4 साल की है उसने मां के बगैर नहीं रहना, मां ने दूसरे बच्चे के बगैर नहीं रहना जिसके पास स्टेटस है, जिसकी वजह से मां को स्टेटस मिला है, और बच्ची आपके साथ भी बहुत क्लोज है और आप अपने पार्टनर के साथ भी बहुत क्लोज है। सो कनेक्शन बन गया ना पूरी फैमिली का। इसी को तो कहते हैं भाई प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ। अगर आप प्रॉपर केस को तैयार करते हैं, अपना केस सही तरह से आर्ग्यू करते हैं, अपना एविडेंस सही लगाते हैं, तो ऑफकोर्स आपका चांस बनता है इसके ऊपर। सिर्फ बात क्या होती है कि लोग अक्सर अपना एविडेंस नहीं जमा कर रहे होते, वो छुपा रहे होते हैं कि अच्छा हम बताएं ना या सही ना चीजें करें। मैं बताऊं आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पड़ती है हमें इन केसेस के अंदर अपीलों में जाके, वो पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की बेस पे। क्यों? डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या होता है, अक्सर खवातीन ने बताया होता है कि जी मैं सिंगल पेरेंट हूं और पार्टनर का नहीं जिक्र किया होता। काउंसिल टैक्स के अंदर आपने सिंगल ऑक्यूपेंसी डिस्काउंट लिया होता है या उसके अंदर आपने ओल्ड स्टूडेंट्स डिक्लेयर किए होते हैं। ये सारी चीजें जब जजेस के सामने आती हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाती है। सो इन चीजों का ख्याल रखिए। आपने अगर सब कुछ अपना सबमिट करा दिया है, उनको बता दिया है, तो अब इंतजार करें जवाब का। जवाब में क्यों देर हो रही है? ऑब्वियसली कोरोना वायरस चल रहा है, उसकी वजह से हर जगह पे डिलेज हो रही है। सो डिले हो सकती है, लेकिन अगर आपका ईमेल पे उनके साथ राब्ता चल रहा है, जहां से आपको उन्होंने ईमेल भेजी वहीं पे आप उनको चेसअप करते रहे, हर वीक एक चेसअप कर लिया करें उनको, तो आपको जवाब इसका आ जाएगा इंशाल्लाह जल्दी। और अगर आपको उन्होंने रिफ्यूज किया तो इस पे आपको अपील का राइट मिलना चाहिए। ठीक है? एक और छोटा सा क्वेश्चन है सर जी। उन जो मेरे पार्टनर है उनके पास उनको बेटी की तरफ से वीजा मिला था, आजकल आपको पता है दोनों हाइस की वजह से काफी स्ट्रगल कर रहा है हर बंदा। जी। तो क्या वो कोई बेनिफिट अप्लाई कर सकती है? चेंज ऑफ कंडीशंस? नो, बिकॉज उनका बेटा जो है यूरोपियन नेशनल है। ठीक है, तो बेटा है ना यूरोपियन नेशनल, वो खुद तो नहीं है जी। अगर उन्होंने कोई बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करना है, शी विल हैव टू अप्लाई फॉर चेंज ऑफ कंडीशंस। तो वो तो फिर 10 ईयर रूट पे जी बिल्कुल 10 ईयर रूट पे भी डाल सकते हैं उनको, लेकिन बात सारी ये हर केस को उसके मुताबिक डील करना चाहिए। आपको मैं अभी ये नहीं कहूंगा कि जी आप उनका अप्लाई कर दें, आंखें बंद करके अप्लाई कर दें। ये चेंज ऑफ कंडीशंस एक ऑप्शन है आपके पास। अगर आपके केस के लिए वो सूटेबल है तो आप अप्लाई करें। अगर आपको लगता है कि नहीं वो 10 ईयर्स पे डाल देंगे, 10 ईयर्स पे हम नहीं जाना चाहते, तो फिर आप चेंज ऑफ कंडीशंस मत अप्लाई कीजिए। देखिए ना, एक सिंपल सी बात बनती है। आपको ये देखना है कि आपके लिए ज्यादा प्रेसिंग नीड किस चीज की है। क्या आपको इससे ज्यादा फाइनेंशियल हार्डशिप है जिसमें आपको मदद चाहिए, या आप ये कर सकते हैं कि इस फाइनेंशियल हार्डशिप को सह लें और उसके बाद जब हालात बेहतर हो तो आप वापस चल पड़े इसके ऊपर। अगर तो वो कर सकते हैं तो फिर वो बेहतर है, लेकिन अगर आप बिल्कुल नहीं सह सकते उस फाइनेंशियल हार्डशिप को और आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है, तो आपको कोई ऑप्शन करना पड़ेगा ना, कोई चॉइस करनी पड़ेगी, चाहे वो बहुत डिफिकल्ट चॉइस हो। ठीक है जी। अगर सर आपसे करते हैं तो क्या चार्जेस आप लेंगे? भाई जी चार्जेस मैं आपके साथ यहां डिस्कस नहीं करूंगा। चार्जेस डिपेंड ऑन एवरी सिंगल केस। किसी को आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेके काम कर सकते हैं, किसी के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। दफ्तर के नंबर पे फोन कीजिएगा, फोन करके आप बताइएगा आपकी क्या सिचुएशन है और आपने कोटेशन लेनी है, आपको कोटेशन मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम जी। ओके, यू आर वेलकम जी। ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज। आई एम सॉरी, शायद कुछ सुनने वालों को ये चीज अच्छी ना लगे कि मैं यहाँ पे चार्जेस डिस्कस नहीं कर रहा। चार्जेस मैं इसलिए डिस्कस नहीं करता क्योंकि हर केस डिफरेंट होता है। अब मैं कहता हूं किसी के अंदर हमारी फीस शुरू होती है फ्रॉम 800 पाउंड। अब वो फ्रॉम 800 का मतलब ये नहीं कि एक बहुत बल्कि केस है वो भी 800 का होगा और एक बहुत सिंपल केस है वो भी 800 का होगा। सो आपके केस के मुताबिक मैं डिसाइड करता हूं कि उसके अंदर हमने क्या चीज करनी है। अगली कॉल लेते हैं जी। जी हेलो। फेसबुक की आवाज प्लीज बंद कर दीजिए, फोन के ऊपर अब आप आ गए हैं, मेरे साथ बात कर दीजिए प्लीज। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है? अल्लाह का खैर, अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह का शुक्र जी। बताइए। मुझे पता चला था, मैं आया था यहाँ यूके में एज ए स्टूडेंट 2012 में। अच्छा। उसके बाद मैं कॉलेज तो गया ही नहीं था। अच्छा। और तब से लेके बस अभी तक इलीगल हूँ। ओके। लास्ट ईयर जुलाई में मैंने शादी की थी यहाँ पे, जो मिसेज है ना मेरी, वो ब्रिटिश सिटीजन। ठीक। और उनकी एक बेटी भी है 8 साल की। ओके। शादी मैंने अभी 2 महीने पहले जो रजिस्टर्ड करवाई है। ठीक। उसके बाद केस वगैरह मैंने कोई सबमिट नहीं किया। आपके पास अपना पासपोर्ट वैलिड है? जी जी, पासपोर्ट वैलिड है। आपने कोई यहाँ से डिग्री वगैरह, आपने बताया आप कॉलेज कभी गए ही नहीं, तो आपने कोई डिग्री वगैरह तो कुछ नहीं की? नहीं, कुछ भी
इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कोई किया हुआ है आपने? नहीं, यहाँ पे नहीं किया, जब पाकिस्तान से आते तो तब ओके, अच्छा। और वाइफ आपकी काम करती हैं? जी, वो स्कूल में टीचिंग असिस्टेंट। 18,600 से ज्यादा कमा रही हैं? नहीं, उनकी कम है, उनकी अराउंड आई थिंक 11,000 बनती है। 11,000 बनती। कोई सेविंग्स आपके पास पड़ी हुई हैं? 18,600 माइनस 11,000, ये आपका 7,600 बनता है, टाइम्स 2.5, ये 19,000 प्लस 16,000 इक्वल्स 179। ओके, 17,900 नहीं, सॉरी, गलत कर गया। आपने बताया 11,000 उनकी इनकम है ना? जी, 11,000। एक सेकंड ठहरे, मैं आपके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ। एक टाइम्स 2.5 क्योंकि मेरा जो ये खत्म हो गया था कि आप 10 ईयर रूट के थ्रू जा सकते हैं, तो आपको 18,000 शो करनी है। जी, आप 10 ईयर की रूट पे तब जा सकते हैं अगर आप इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स दिखा सकेंगे। मैंने पहले आपसे वो सवाल इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि अगर आप इमिग्रेशन रूल्स के ऊपर पूरा उतर सकते हैं तो आपको उसी के ऊपर स्टेटस दिलवा दिया जाए। अगर आपके पास सेविंग्स 35,000 पाउंड से ज्यादा की हैं तो आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स मीट कर सकते हैं। ओके, 35,000 जी, 35,000 पाउंड अगर 6 महीने आपके अकाउंट में रहता है, चाहे आप अभी डाल देते हैं, आप अब डाल दीजिए, कहीं से भी पैसे आए हों, किसी ने आपको गिफ्ट भी कर दिया, डज नॉट मैटर। अगर आपने 35,000 पाउंड अकाउंट में डाल दिया, वाइफ आपकी 11,000 पाउंड का जॉब कर रही हैं, तो वो दोनों चीजें मिला के आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कीजिए अपना, और आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, जो रजिस्ट्रेशन है, सो यू आर इन अ जेन्युइन सब्सिस्टिंग रिलेशनशिप, उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपने ये करना है कि नहीं ये तो बड़ा लंबा काम है, इस पे नहीं जाना है, तो दूसरी सूरत आपके लिए ये बनती है कि आप अप्लाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स। इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स का मतलब क्या है कि जी मैं इलीगल हूं, मेरा रिलेशनशिप जेन्युइन है, ब्रिटिश नेशनल के साथ है, इमिग्रेशन रूल्स की सारी रिक्वायरमेंट्स मैं मीट नहीं कर सकता, लेकिन मेरी वाइफ मेरे साथ जाके नहीं रह सकती मेरी कंट्री में, वहां पे इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स हैं हमारे और उन ऑब्स्टिकल्स को हम क्रॉस नहीं कर सकते। अगर ये बात आप प्रूव कर सकते हैं तो फिर आपको लीव मिलती है 2.5 साल की, और वो आपको 10 ईयर रूट पे लेके जा सकती है, और उसके बाद आप कहीं पे भी जाके अगर इमिग्रेशन रूल्स को रिक्वायरमेंट्स मीट करें तो आप 5 इयर्स के रूट के ऊपर स्विच कर सकते हैं। ये भी एक बहुत समझने वाली बात है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता इस बात का कि वो 10 साल के रूट पे हैं, और 10 साल के रूट पे बेचारे चल रहे हैं, हर 2.5 साल बाद बहुत सारी फीसें जमा करा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। वो ये नहीं देखते कि अगर आप इमिग्रेशन रूल्स की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके, यानी आपने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कर लिया हो और आपकी इनकम रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो, तो आप फौरन 5 ईयर के रूट पे जा सकते हैं, और वो आपके लिए बहुत फायदा हो जाता है। सो आप अगर 10 साल के रूट पे चले भी जाइए तो आप 5 साल के रूट के ऊपर स्विच कर सकते हैं जब भी आप अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। लेकिन इस वक्त आपको अगर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आप पूरी नहीं कर सकते, या इंग्लिश रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते, लीगल स्टेटस भी नहीं है आपके पास, तो द ओनली वे यू कैन डू इट इज अगर आप इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स के रूट पे जाएंगे। अब वो मैं यहां पे बैठ के आपके साथ एक्सप्लोर नहीं करूंगा, वो ये है कि अगर आपने बात करनी है उसके ऊपर तो आप मुझसे वैसे रब्ता कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर हम उसको देख लेते हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। वेल, बेनिफिट्स उनके बंद कराने जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है आप कौन से रूट पे जा रहे हैं। आप 5 ईयर रूट पे जा रहे हैं तो बेनिफिट्स नहीं होने चाहिए, अगर आप 10 ईयर रूट के ऊपर जा रहे हैं तो बेनिफिट्स भी चल सकते हैं साथ। ओके जनाब, यू आर मोस्ट वेलकम जी, यू आर मोस्ट वेलकम। अब अगली कॉल लेते हैं जी, और ये प्रोबेबली लास्ट कॉल होगी बिकॉज पूरा घंटा गुजर ही गया है। चलें, लास्ट कॉल भी आ गई है जी। हेलो जी, हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? खैरियत जी, अल्लाह का शुक्र। चलें, यू आर माय लास्ट कॉलर फॉर टुडे जी। बताइए, हाउ कैन आई हेल्प? क्यों? इसलिए कि 1 घंटे से कर रहा हूं और मुझे कुछ काम भी करना है। आप लोगों की सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए एक थोड़ी सी बात कहता चलूं कि मैं सारा दिन सिर्फ ये सवालों के जवाब नहीं देता और सिर्फ फोन पे बात नहीं करता और सिर्फ ईमेल्स नहीं करता, मैं काम भी करता हूं। अच्छा जी, फेसबुक पे दूसरी कॉल चल रही थी, अच्छा, तो मुझे लगा कि मेरी शायद आपसे नहीं बात हो रही है। राइट। नहीं, फेसबुक को जरा साइड पे कर दो, उसमें थोड़ा सा डिले होता है। आपके साथ मेरी लाइव बात हो रही है, आप बताइए क्या करना है। जी सर, एक्चुअली प्रॉब्लम ये था, मैंने ये क्वेश्चन करना था कि
मेरे हस्बैंड के पास ब्रिटिश नेशनैलिटी है हाँ। और मैं और बच्चे डिपेंडेंट्स हैं। हस्बैंड की नेशनैलिटी 2017 में उनको टेस्ट मिला था, ILR हुआ था। अच्छा। तो मेरे 2 बच्चे हैं, एक 10 इयर्स की है और एक 11 इयर्स की, एक 9। ठीक। सॉरी, ये बात आखिरी बात सिर्फ रिपीट कीजिए। आपने बताया 2 बच्चे आपके, एक 11 और एक 9, और उसके बाद क्या कहा आपने? जो 11 इयर्स की है वो 2008 में यहाँ पे पैदा हुई थी। राइट, ओके, ठीक। तो मैंने ये पूछना था कि हम दोनों या बड़ी बच्ची जो यहाँ पे पैदा हुई थी उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अभी? जी बिल्कुल करा सकते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड का 2017 में हुआ था ना ILR, तो डजंट मैटर जी। आपकी बच्ची यहाँ पे पैदा हुई, उसको 2008 में वो यहाँ पैदा हुई, 2018 में उसके 10 साल यहाँ पे कंप्लीट हो गए। सो अगर उसने वो 10 साल कंटिन्यूसली यहीं पे गुजारे हैं, ये नहीं कि जी बीच में साल जाके वो पाकिस्तान में रहकर आई है या कहीं और रहकर आई है, अगर 10 साल से यहीं पर है। अच्छा, हुआ है ये प्रॉब्लम, देख लें जी। 2008 में जब वो पैदा हुई थी उसके बाद पाकिस्तान चले गए थे मैं और बच्चे, और 2011 में फिर वापस आए। बस फिर आपके 10 ईयर्स नहीं बनते जी, फिर आप तो बच्ची के लिए अप्लाई नहीं करना। नहीं, फिर नहीं करना, क्योंकि आपके 10 ईयर्स पूरे नहीं बनते ना, आपका गैप आता बीच में। क्योंकि कानून ये कहता है कि जो बच्चा यहाँ पैदा हुआ, अगर उसने यहाँ पे कंटिन्यूअसली 10 साल गुजारे हैं तो आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं एज ए ब्रिटिश नेशनल। लेकिन आपने बताया 2008 में बच्ची पैदा हुई और फिर आप लोग चले गए थे और फिर 2-3 साल के बाद आप लोग वापस आए। सो अगर ऐसा आपने किया तो फिर ऑब्वियसली बच्ची के 10 साल लीगली नहीं 10 साल कंटिन्यूअसली कंप्लीट नहीं हुए यहाँ पे। सो अगर वो कंप्लीट नहीं हुए तो आपने उसके लिए अप्लाई नहीं करना। ठीक है, ओके जी, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछना था जी। मैं की वर्कर हूँ लेकिन स्पाउस वीजा पे हूँ। एक सेकंड ठहरिएगा। इससे पहले कि आप अगले सवाल पे जाइए, मुझे एक और थॉट आई आपकी। आपने जो अभी 10 साल वाली बात की बच्ची की, नंबर 1, बच्ची आपकी जो उसका टाइम गुजरा यहाँ पे, वो उसका कंटिन्यूअस टाइम नहीं गुजरा। सो वो उस सेक्शन के अंदर नहीं आ सकती जिसके अंदर वो बच्चा जो यहाँ पैदा हुआ हो और 10 साल उसने गुजारे हो, उसको रजिस्टर किया जाए। लेकिन दूसरी चीज ये है, बच्ची आपकी यूके में ही पैदा हुई है ना? जी। सो यूके में पैदा होने के बाद आपके हस्बैंड को जब नेशनैलिटी मिल गई या ILR मिल गया, तो उसके बाद आप बच्ची को रजिस्टर करा सकते हैं। आपके दोनों बच्चे रजिस्टर हो सकते हैं अगर दोनों यहीं पे पैदा हुए हैं तो। नहीं, छोटी तो पाकिस्तान में हुई थी ठीक, 2010 में। ओके फाइन। सो छोटी का नहीं हो सकता। जो बड़ी बच्ची है आपकी जो यहाँ पैदा हुई और जो 2-3 साल के लिए चली गई थी, उसको भी आप रजिस्टर करा सकती हैं, बिकॉज आपके हस्बैंड को जब इंडेफिनिट लीव मिली है तो उसके बाद आप बच्ची को रजिस्टर करा सकते हैं जो भी यहाँ बच्चा पैदा हुआ। ठीक है जी, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। ठीक है, तो अच्छी बात है, मुझे फौरन ख्याल आ गया उसका। दूसरा सवाल आपका क्या चल रहा था? आपने कुछ कीवर्ड का जिक्र किया अभी। जी, मैं NHS जॉब करती हूँ। हाँ। ये आजकल जो ये चला है कि वो NHS एम्प्लॉइज को वो वीजा देंगे, प्रीति पटेल ने कोई और बात की कि सबको देंगे, फिर कहते हैं टाइप 2 वालों को सिर्फ देंगे जी। तो उसके बारे में पूछना था कि उसमें कुछ हो सकता है हमारे लिए भी, मतलब वो रूल आ गया है कि सबको देंगे या नहीं देंगे? देखिए, जो वो उन्होंने जो बात की, उन्होंने ये कहा कि जी जो NHS में स्टाफ चल रहा है, जो कि Tier 2 के ऊपर चल रहे हैं, जो इमिग्रेशन के कंट्रोल में आते हैं, उनको ये कहा गया कि उनको फ्री 1 साल की लीव दे दी जाएगी। ठीक है, तो उनको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी लीव ऑलरेडी चल रही है तो फिर आपको उसकी जरूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा जिनकी आजकल में लीव खत्म होने वाली है और उनको मेरी जो एक्सटेंशन, मतलब मेरी एक्सटेंशन ड्यू है सितंबर में जी 2020 जी। तो उसमें, लेकिन ये स्पाउस वीजा पे हूँ, मैं Tier 2 पे नहीं हूँ। वो बात ना, आप स्पाउस वीजा के ऊपर हैं। आपकी जब एक्सटेंशन का टाइम आता है उस वक्त एक्सप्लोर कीजिएगा उसको कि उस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, उस वक्त कोई आपके लिए बात बनती है कि नहीं। दैट वुड बी अ बेटर टाइम टू लुक एट इट। अभी जो आपने बात बताई, अभी आप स्पाउस वीजा के ऊपर हैं, आप Tier 2 के ऊपर नहीं हैं। आपको इमिग्रेशन का जो आपके साथ रिस्ट्रिक्शन है वो आपकी काम की वजह से नहीं है, वो आपकी हस्बैंड के साथ और आपकी मैरिड लाइफ की वजह से है। सो इट मे नॉट अप्लाई टू यू जो इस वक्त चीज चल रही है। इसलिए मैं सजेस्ट ये करूंगा, जब आपकी एक्सटेंशन का टाइम आता है उस वक्त देख लीजिएगा इसको। ओके, चलो, यू आर मोस्ट वेलकम जी, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके जी, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। और दोस्तों, इसका मतलब ये कि हमारा आज का प्रोग्राम खत्म हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फोन कॉल्स मेरे इस नंबर के ऊपर अब चलती रहेंगी।
बिकॉज अब मैं फोन कॉल्स नहीं ले रहा। ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद दिस फोन बिकम्स अ टेक्स्ट ओनली फोन। आप टेक्स्ट मैसेजेस भेजना चाहें इसके ऊपर, मैं उसके बिल्कुल जवाब देता हूं, रेगुलरिटी के साथ जवाब देता हूं और कोशिश करता हूं कि जहां पे कोई ऐसी बात हो जहां हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत हो तो वहां पे आपको कॉल बैक करवा के आपसे इंफॉर्मेशन भी ले ली जाती है। प्रोग्राम देखने का, सुनने का और उसमें शिरकत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप अपने आप को महफूज रख रहे हैं, आई होप अपना इस वक्त का फायदा उठा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ आप इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जब ये लॉकडाउन खत्म होगा और हम वापस अपनी नॉर्मल रूटीन्स में आ जाएंगे, बच्चे स्कूलों में चले जाएंगे, हम अपने अपने कामों में लग जाएंगे, तब हम जाके इन चीजों को मिस करेंगे कि कितना अच्छा वक्त हमें मिला था इस वक्त को अपनी फैमिली के साथ, अपने आप के साथ एंजॉय करने के लिए। सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने कमेंट्स में जो भी आप समझते हैं बताइएगा जरूर और शेयर कीजिएगा। ट्रस्ट पायलट हमारा अब चल रहा है, अगर आप अपना कोई रिव्यू डालना चाहते हैं, आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल। अगर इसको प्रोग्राम को सुनने के बाद आप कुछ महसूस करते हैं कि शायद कुछ रिव्यू करना बनता है तो प्लीज जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बहुत जल्दी दोबारा आपसे बात होगी। खुदा हाफिज।